डियर फ्रेंड्स, अब तक आपने पढ़ा नीड और डेयर के यूजेस और यूजेस के साथ इनके पढ़े आपने फंक्शंस। और आज हम पढ़ेंगे नीड और डेयर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब ऐसी क्या बातें हैं जो बहुत कम लोगों को पता है और एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो देखिएगा वो बातें क्या क्या हैं। पहली बात कि जो नीड है और डेयर है ये जब मॉडल के रूप में काम आते हैं, मैंने ये लिख दिया, ये देखो, ये नीड और डेयर जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम आते हैं तो इनमें एस, ई एस या ईडी का यूज नहीं होता है। राइट, एस, ई एस या ईडी का यूज नहीं होता है। और दूसरी बात, इसके साथ टू नहीं आता, डायरेक्ट क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे अगर कहीं आप इस तरह का कोई क्वेश्चन देखो कि शी नीड्स टू या सी नीड्स गो होम, आप इस तरीके का क्वेश्चन देखो तो आप याद रखना यहां पर आप देख सकते हो कि नीड जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। अगर ये होती तो इसमें एस नहीं लगता। राइट, ये नहीं है इसीलिए इसमें क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप दो तरह का काम कर सकते हैं। अगर इसको मेन वर्ब के रूप में रिप्रेजेंट करें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं सी नीड्स टू गो, टू लगाना पड़ेगा। और अगर मॉडल के रूप में रिप्रेजेंट करें तो शी नीड गो, इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा। ये दोनों ही तरह का आंसर सही है। तो याद रखना हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट नंबर 1 क्या है कि नीड और डेयर के साथ क्या एस, ई एस, ईडी और टू नहीं आते। कब? जब नीड और डेयर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का काम करते हैं। अब आते हैं हम हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नंबर 2 पर। इंपॉर्टेंट फैक्ट नंबर 2 क्या है कि जो नीड और डेयर है, ये नीड और ये जो डेयर है, इनके बाद अगर मैं बात करूं तो टू इन्फिनेटिव का भी यूज हो सकता है, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और जिरेंट का भी यूज हो सकता है, यानी कि वर्ब फर्स्ट आईएनजी का। हमें कैसे पता लगेगा कि भाई इसके साथ जब ये मेन वर्ब का काम करती है, नीड और डेयर जब मेन वर्ब का काम करती है तो हम टू इन्फिनेटिव यूज करें या वर्ब फर्स्ट आईएनजी यूज करें, हमें कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए मैं एक चीज बताता हूं, आपको ध्यान देना कि अगर नीड और डेयर का सब्जेक्ट लिविंग हो, लिविंग मतलब सब्जेक्ट इस क्रिया को कर सके, सब्जेक्ट ये मेन वर्ब को कर सके, तो समझ जाना कि टू इन्फिनेटिव आएगा। और यदि सब्जेक्ट मेन वर्ब को ना कर पाए तो वर्ब फर्स्ट आईएनजी आएगा। कब? जब सब्जेक्ट ना कर पाए, यानी कि वो अनेबल है उस वर्ब को करने में और ये है एबल है, कर पाए, तो यहां पर आप टू इन्फिनेटिव लगाएंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से इसे समझाता हूं, देखिएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा कि सुमित नीड्स ट्रेवलिंग बाई कार। सुमित को कार के द्वारा ट्रेवल करने की आवश्यकता है। तो देखेंगे कि सुमित जो है सब्जेक्ट है और नीड्स यहां पर वर्ब है, मेन वर्ब। अब जब नीड्स मेन वर्ब है तो आप मेन वर्ब से पहले देखेंगे सुमित ट्रेवल कर सकता है ना, तो यानी कि जो सब्जेक्ट है इस वर्ब को कर सकता है, इसीलिए ट्रेवल की जगह पर यहां आएगा टू ट्रेवल। क्या आएगा? टू ट्रेवल। लेकिन अगर मैं इस एग्जांपल को इस तरीके से लिखता कि दिस हाउस, ये जो मकान है, दिस हाउस नीड्स टू पेंट, दिस हाउस नीड्स टू पेंट, तो आप देखो कि नीड से पहले कौन आ रहा है? हाउस। और हाउस जो है ये ऐसा सब्जेक्ट है जो इस पेंट करने का काम को नहीं कर सकता। तो जब नीड से पहले आने वाला सब्जेक्ट नीड के बाद आने वाली वर्ब को ना कर पाए तो वहां पर टू पेंट की जगह पर जीरेंट फॉर्म आएगा और आ जाएगा दिस हाउस नीड्स पेंटिंग। इस तरीके से आएगा। जैसे मैंने कहा कि योर शूज, तुम्हारे जो जूते हैं, योर शूज तुम्हारे जो जूते हैं, योर शूज नीड्स टू पॉलिश नाउ। अगर मैं इस तरीके से बोलूं तो अब आप बताओ कि जो तुम्हारे जो जूते हैं नीड से पहले आ रहे हैं, ये सब्जेक्ट है, क्या ये सब्जेक्ट इस पॉलिश करने के काम को कर सकते हैं? नहीं ना, नहीं कर सकते। तो फिर नीड जो मेन वर्ब है तो इसके मेन वर्ब के बाद हम क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे जिरेंट फॉर्म, यानी कि पॉलिशिंग। क्या लिखेंगे? यहां हम पॉलिशिंग लिखेंगे। ओके, तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मैंने 1 और 2 बताए, आप इन्हें देख सकते हैं। और इस तरह के एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं जहां पर हमें ये नहीं पता लग पाता कि नीड और डेयर के बाद जिरेंट फॉर्म यूज करें या फिर टू इन्फिनेटिव यूज करें। तो अब इस चीज को आप अपने माइंड में सेट रखिएगा।
ध्यान से देखिएगा, मैं आपके अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट पर और जो लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उस पर चल रहा हूं, उसके बाद में हमारा और कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं बचेगा और इस तरह से हमारा नीड और डेयर कंप्लीट होगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक बात और बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को इंग्लिश का कोई कोर्स चाहिए, जैसे कि अगर आप आरपीएससी ग्रेड सेकंड कर रहे हैं, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर रीट के लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या पटवार की, तो मैंने इन सभी एग्जाम्स के लिए विविध प्रकार का इंग्लिश कोर्स डाला हुआ है और ये इंग्लिश कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। इसमें मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको जो नोट्स हैं उनकी पीडीएफ्स हैं और प्रैक्टिस टेस्ट भी है। प्रैक्टिस टेस्ट दो तरह के हैं, एक तो बेसिक प्रैक्टिस टेस्ट और एक है आपका प्रीवियस ईयर्स बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उनके प्रैक्टिस टेस्ट। मतलब आप जो है बिल्कुल इस टॉपिक को परफेक्शन के साथ, किसी भी टॉपिक को परफेक्शन के साथ पढ़ सकते हैं। अगर आप किसी भी टॉपिक को परचेज करना चाहें, जैसे आपको टेंस करना है या डिग्री करना है या एक्टिव पैसिव सीखना है, तो वो आप पर्टिकुलर टॉपिक भी परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे फोन नंबर 9461278522 पर कांटेक्ट करना होगा और ये कांटेक्ट करने के बाद आप मुझसे अपने कोर्स की बुकिंग करेंगे और इसके लिए मैं आपको 1 या 2 दिन की डेमो क्लास भी फ्री अवेलेबल कराऊंगा, जिसे आप देख करके डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कोर्स परचेज करना है या नहीं। ये कोर्स और दूसरे कोर्स में इतना सा अंतर है कि जैसे अगर बड़ी बड़ी कोचिंगों की बात करें जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत दिनों से हैं, तो उन कोचिंगों में और हमारी जो इंग्लिश का जो कोर्स हम अवेलेबल करा रहे हैं उनमें इतना सा डिफरेंस है कि वो लोग सिस्टमेटिक वे में नहीं है, उनका जो पैटर्न है वही की वही है। हमने बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित अपनी हर कोर्स को सिस्टमेटिक वे में जमाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको ये फायदा देगा। और एसएससी के लिए मैं जल्दी से 2 महीने का या 1.5 महीने का क्रैश कोर्स शुरू करने वाला हूं, उसकी प्लानिंग भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो जब तक आप इसके बारे में सोचोगे, मैं थर्ड फैक्ट आपको पढ़ा रहा हूं। तो देखेंगे थर्ड फैक्ट क्या है। ये थर्ड फैक्ट सुनिए, देखिए कि हमने अभी तक पढ़ा था कि नीड और डेयर, राइट। अगर नीड और डेयर को हमें पास्ट में पहुंचाना हो, राइट, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, एक तो होता है मेन वर्ब के रूप में। जब हम इनको मेन वर्ब के रूप में पास्ट में पहुंचाते हैं तो नेगेटिव में तो क्या ले जाते हैं, डिड, राइट ना, और वैसे इनको क्या कर देते हैं, नीडेड कर देते हैं और डेयर्ड कर देते हैं, राइट। आपने पढ़ लिया था। अब मैं बताता हूं कि अगर आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नीड और डेयर को पास्ट में ले जाना है, यानी कि जहां पर आप न तो डेयर और नीड में ईडी लगा सकते हो और ना ही आप डू डज डिड में से किसी वर्ब का प्रयोग कर सकते हो, तो आप पास्ट में कैसे ले जाएंगे। आपको पास्ट में ले जाने के लिए नीड और डेयर के बाद हैव प्लस वर्ब थर्ड लगाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जैसे कैन को पास्ट में ले जाने के लिए कुड कर देते हैं, मे को पास्ट में ले जाने के लिए माइट कर देते हैं, बिल को पास्ट में ले जाने के लिए बुड कर देते हैं, लेकिन नीड और डेयर को अगर मुझे पास्ट में ले जाना हो तो मैं उसके बाद हैव प्लस वर्ब थर्ड कर दूंगा, तो ये ऑटोमेटिक पास्ट में चला जाएगा। जैसे तुम्हें उससे बात करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर मैं इस तरह का एक सेंटेंस लिखूं, आवश्यकता थी, ऐसे लिख देता हूं, चलो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव में लिख देते हैं। तो देखो आवश्यकता थी मतलब तुम्हें उससे कब बात कर लेनी चाहिए थी, पास्ट में। तो एक तो मेन वर्ब वाला पैटर्न देखो कि अगर मैं नीड और डेयर को मेन वर्ब के रूप में यूज करूं तो कैसे करूंगा कि यू नीडेड, मैंने पास्ट कर दिया। मेन वर्ब के रूप में किया तो दूसरी मेन वर्ब को मैंने जोड़ा टू से, यू नीडेड टू टॉक टू हिम, ये हो गया। और अगर मैं इसको बिना मेन वर्ब में कन्वर्ट किए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ जोड़ता हूं तो देखिए कैसे करता हूं, यू नीड हैव लगा दूंगा मैं, यू नीड हैव टॉक्ड टू हिम। इस पर एसएससी और विविध एग्जाम्स किस तरीके से सवाल पूछती है, तो मैं एक क्वेश्चन भी लिख रहा हूं। देखिए जैसे मैंने लिखा है क्वेश्चन कि नो वन नीड टू हैव कंसल्टेड सच एन evil मैन। ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है या नो एरर है। इस तरह का अगर एरर डिटेक्टिंग क्वेश्चन आए तो आप किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे कि नीड के बाद जैसे ही आपकी नजर है प्लस वर्ब थर्ड पर गई तो आपको ये समझ में आ गया कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट का है। तो जब नीड को और डेयर को जब हम पास्ट में पहुंचाते हैं तो टू प्लस हैव नहीं आता,
डायरेक्ट हैव प्लस वर्ब थर्ड आता है, तो बी में एरर है, यहां पर टू हटेगा। तो इस तरह की छोटी मोटी चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज तक आपने जो नीड और डेयर पढ़े होंगे ये कुछ स्पेशल हैं, इनमें आपने कुछ अलग ही पढ़ा होगा। डेफिनेटली उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये जो क्लास है, जो नीड और डेयर की मैंने ली है, ये कहीं ना कहीं पर यूजफुल रही होंगी। और आप जब इनकी प्रैक्टिस करोगे, जो मैं प्रैक्टिस सेट्स में डालूंगा, तो डेफिनेटली आपको ये बहुत ज्यादा परफेक्ट कर देगा। तो अब हम अगले मॉडल्स जो हैं, और टू और यूज टू, उनकी ओर बढ़ते हैं। ओके, तो देखेंगे